शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और वक्त है 6 के सिक्सर का। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, देश विदेश की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की जानकारी भी देंगे। कारोबार और बाजार का भाव भी बताएंगे और खेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे। साथ ही मनोरंजन की खबरों से भी आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर आपको बताएं, शराब कांड के बाद कार्रवाई की खबर है। सीवान के भगवानपुर थाना अध्यक्ष निलंबित किए गए, 2 चौकीदार को भी निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी नीलेश कुमार ने कार्रवाई की है। इब्राहिमपुर के बीट प्रभारी और चौकीदार निलंबित कर दिए गए हैं। मशरक थाना अध्यक्ष को शोकॉज किया गया है। कार्रवाई के बाद एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। छपरा और सिवान से एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो आपको बता दें कि छपरा और सिवान में जहरीली मौत के बाद से लगातार एक्शन जारी है और इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि कार्रवाई के तहत थानेदार को निलंबित किया गया है, 2 चौकीदार निलंबित किए गए हैं। एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है मशरक शराब कांड में। इस वक्त की बड़ी कार्रवाई जिसमें बताया जा रहा है कि अब थानेदार के साथ ही 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ छपरा और सिवान एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कार्रवाई के बाद एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट अभी तक इस पूरे मामले पर? पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में कुल 8 लोगों को छपरा सिवान मिलाकर हिरासत में लेने की बात सामने आई है, जिसमें कई शराब तस्कर है जो कि आदतन शराब तस्करी का काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और ये पूरा मामला अब कार्रवाई की जद में है। डीआईजी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि छपरा और सिवान दोनों ही जगहों के एसपी ने कार्रवाई की है। सिवान के भगवानपुर के थाना अध्यक्ष जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिनके इलाके में पूरी वारदात हुई थी। वहीं मशरक के जो थाना के बीट प्रभारी थे और एक चौकीदार को निलंबित किया गया, साथ ही थाना प्रभारी को भी शोकॉज किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की जो लापरवाही की बात सामने आई, उसमें कार्रवाई की गई है। मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और जो अस्पताल में आ रहे हैं, अभी सदर अस्पताल में 5 मरीज है जिसमें उनका इलाज जारी है, जिसमें 2 लोगों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। छपरा और सिवान एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कितने दिनों का क्या अल्टीमेटम भी दिया गया है, कितने दिनों में रिपोर्ट चाहिए और इस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट जो मांगी गई थी, त्वरित रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। 2 थानाध्यक्षों पर कार्रवाई की गई। उस रिपोर्ट तलब होने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है। एसपी के रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से कार्रवाई की जद में है और लगातार छापेमारी की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, स्पेशल टीम बनाया गया इस पूरे मामले को क्रैक करने के लिए। मैं बता दूं कि इसमें एक शराब माफिया का भी नाम है, जो कि बड़ा शराब माफिया पहले भी जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है लगातार। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, मशरक शराब कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। संदिग्ध मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मशरक में अब तक 3 लोग की मौत की खबर है। प्रशासन ने हालांकि 2 की मौत की पुष्टि ही की है। 3 नए मरीज को अस्पताल भेजा गया है। 6 बीमार लोगों का इलाज जारी है। और देखिए, न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि बीमार लोग जो हैं वो छिपे नहीं, बल्कि अस्पताल जाएं, अपना इलाज कराएं, नहीं तो आंकड़े जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मशरक शराब कांड में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 3 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने 2 की मौत की पुष्टि ही की है। वहीं सिवान में शराब पीने से 6 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि शराब पीने से 10 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं और जिन लोगों की हालत गंभीर है उन्हें सदर अस्पताल भी रेफर किया गया है। घटना के बाद से सिवान डीएम और एसपी गांव पहुंच चुके हैं और कैंप कर रहे हैं। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के गाँव की है। लोगों की माने तो शराब पीने से 12 से अधिक लोग की मौत हुई। महाराजगंज एसडीएम ने शराब पीने से मौत की बात कहते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लोगों की तबीयत लगातार खराब होने के बाद अब सदर अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया है और सदर एसडीएम और एसडीपीओ पुलिस बल के साथ तैनात है। लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। कैसे मौत हुआ है? दारू पी के मौत हुआ है। कब पिए थे? कल शाम को पिए थे। कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? अभी सर मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है।
घर कहाँ है? कोरिया बैस्टोरी। किससे मौत हुई है? मौत क्या है? सर दारू पीने के बाद मौत हुई। दारू दारू पिया है? दारू कहाँ मिलता था? दारू गाँव में ही मिल रहा था। जरूर एकदम कार्रवाई करेंगे और हमारे जो मृतक हैं उन पे जो भी हमारा जो भी प्रशासनिक या मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसके अलावा जो भी मुआवजा वगैरह है या कैपिटल इंडस्ट्री का जो भी मामला है, जो भी देना हम लोग को देना है मुआवजा, वो हम लोग अपनी तरफ से वीडियो के लेवल से या हमारे लेवल से रहे या हमारे जिला स्तर से वो सारे मुआवजा हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हम इस बात की निंदा करते हैं क्योंकि ये जो शराब का जो कांड हुआ है, अगर जो भी जो प्रथम दृष्टया में पता चला है, अगर जो लोग भी इसमें संलिप्त हों उस दोषी को जरूर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी चंपारण के दौरे पर बगहा पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने 3 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला। मनीष वर्मा ने कहा कि जिसको जो करना है करे, जनता जिसको चाहेगी उसी को ताकत देगी। तो मनीष वर्मा लगातार यात्रा कर रहे हैं और उस दरमियान कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। 2025 में बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तैयारी अभी से जारी है। नई पार्टी है, कुछ कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो जनता की इच्छा है और जनता की मर्जी है कि उनको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन जैसा लोगों की इच्छा है और जिस तरह से पार्टी बनी है तो जनता के सामने है। गोपालगंज में 7 पुलिसकर्मियों को डेंगू होने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने भोरे थाने के सभी पुलिसकर्मियों के इलाज के बारे में जानकारी ली और उन्हें आराम को लेकर छुट्टी दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भोरे समेत सभी थानों में फॉगिंग कराने का काम शुरू कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि डेंगू की जांच के लिए सभी बीमार पुलिसकर्मियों के ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर मंगाया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज मिल सके। भोरे थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जैसा कि मच्छरों डेंगू का कुछ प्रकोप हुआ था और कुछ कर्मी पुलिसकर्मी भी, पुलिस ऑफिसर्स और कुछ सिपाही वहाँ पर अपने डेंगू के वजह से कुछ हो गया था, उनका इलाज चल रहा है और जिनमें से 2 लोग वर्तमान में हैं जो भी डेंगू से ग्रसित हैं, वो भी उनको भी छुट्टी पे भेजा गया है। एलाइजा टेस्ट नहीं, लेकिन जो होती है रूटीन टेस्ट में डेंगू मिला है और वो लोग अभी कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं कराए हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि वो लोग डेंगू पीड़ित नहीं हैं और उनको आदेश दिया गया है प्रभारी को कि उन सब का सैंपल कलेक्ट करके और यहाँ भेजें गोपालगंज में, और हम लोग उसको कन्फर्म करके देख लेंगे कि डेंगू हुआ है या नहीं। पटना में शरद पूर्णिमा को लेकर बड़ी पटन देवी मंदिर में भक्तों की कतार लगी है। लोग आज के खास दिन व्रत, दान, गंगा स्नान करते हैं और रात में चांद की पूजा करके खीर का भोग लगाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको पटन देवी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखें श्रद्धालुओं की भीड़ है और आज शरद पूर्णिमा के मौके पर ये सभी मां के दर्शन करने के साथ ही पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। खीर, दही, मखाना, सफ़ेद चीज़ से रसगुल्ला जिससे रख करके माने भोग लगाता है लोग और उसके बाद चंद्र दर्शन करता है लोग, और वो चीज़ छत के ऊपर ऐसे खुला में रखा जाता है। शायद ये अनुमान लगाया जाता है कि इस दिन अमृत का वर्षा होता है। पूर्णिमा के रोज लोग बात अब लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। रोहतास के डेहरी अनुमंडल के तिलोथू के मध्य विद्यालय सनौरा में एक शिक्षक पर मासूम छात्राओं के साथ बैड टच और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक इश्तियाक अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में स्कूल के शिक्षकों के बीच आपसी विवाद और ग्रामीण और शिक्षकों के बीच भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। पुलिस अब सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। छेड़खानी के लेकर के हंगामा हुआ था लड़की के बारे में। कौन छेड़खानी किया था? मास्टर कौन मास्टर? इख्तियाक अंसार, ये अहमद क्या करते थे बच्चे के साथ? लड़कियों के साथ ये बोलते थे कि हमको साथ है ये आई लव यू बोलो, तो ये करो, टच उच करते थे इधर उधर। गार्जियन का कहना था कि हमारी बच्चियों के साथ है ये टीचर जो जिनका नाम इश्तियाक अहमद है, उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा।
गार्जियन का कहना है कि पूर्व में भी आपसे शिकायत की गई थी लेकिन आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की थी। नहीं, हमारे यहाँ हर एक शनिवार को जैसे अन्य विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वैसे हमारे यहाँ भी हर एक शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और पिछले 5 तारीख को भी हुई है। तो इस तरह का संज्ञान हम लोगों के यहाँ नहीं लाया गया। चूंकि यह मामला नाबालिग बच्चियों से संबंधित था और पॉक्सो के अंतर्गत आता है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती वंदना, जो अपर पुलिस अधीक्षक पंक्ति की पदाधिकारी हैं, उनको इस कांड के अनुसंधान के लिए भेजा गया। आज उनके द्वारा सभी बच्चियों का एवं उनके परिजनों का अर्थात उनके माता पिता का भी बयान लिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग बयान लिया गया, जिनमें उनसे गहनता से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। औरंगाबाद के गो थाने की पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। थानाध्यक्ष कमलेश पासवान पर मारपीट में समझौता कराने के नाम पर 35,000 की अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने एसपी से की है। एसपी ने पीड़ित को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसपी के यहाँ आवेदन दिया है लिख के कि हमारा पैसा मिला, गरीब है, कमाते खाते हाथ पैसा था। क्या बोले एसपी साहब बोले हैं कि ठीक है, जांच करते हैं, तुम जाओ। और इसी बीच आपको लातेहार से बड़ी खबर बता दें। लातेहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। राइफल, देसी कट्टा, कारतूस भी बरामद हुआ है। मानिकपुर जंगल से गिरफ्तारी की गई है। चुनाव से पहले पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि ये सभी नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मंसूबे पर पानी फेरते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिंह को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी डॉक्टर रंजन सिंह को गिरफ्तार कर दुमका ले गई है। जानकारी के मुताबिक रंजन सिंह को 70,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद महफूज आलम ने बताया कि उन्होंने 2020 में बंगाल नर्सिंग होम की शुरुआत की थी और नर्सिंग होम के प्रोविजनल प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था और इसको लेकर सिविल सर्जन ने 1.5 लाख रुपए का रिश्वत मांगा था। और अब रुख कर लेते हैं देश विदेश की खबरों की तरफ। आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर वाले को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है और अब कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। दिवाली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। तो कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ मोदी सरकार ने किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आज रबी फसल की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कैबिनेट में चने का एमएसपी 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है। चने का नया एमएसपी अब 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जो कि पहले 5,440 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सरसों की एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। सरसों का मौजूद एमएसपी अभी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब जब बढ़ोतरी हो गई है तो नया भाव अब 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है और उसमें क्या बदलाव अब होगा। सरसों के दाम की अगर हम बात करें और चना के दाम की अगर हम बात करें तो पहले 5,440 रुपए प्रति क्विंटल दाम था, लेकिन अब ये बढ़कर 5,650 रुपए हो गया है। सरसों भी
5,650 रुपए पहले दाम था, लेकिन अब 5,950 रुपए दाम हो गया है। जौ की बात कर लीजिए, जौ के अगर हम पहले दाम की बात करें तो 1,850 रुपए प्रति क्विंटल दाम था, लेकिन अब दाम बढ़कर 1,980 रुपए हो चुका है। अब हम कुसुम की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए 5,800 रुपए पहले का दाम था प्रति क्विंटल, लेकिन अब दाम बढ़कर 5,940 रुपए हो गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए एक एक करके जो फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से, इसका सीधा फैसला का असर जो है वो किसानों पर पड़ने वाला है। आपको रबी की एमएसपी दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। वहीं झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड में बदल रही डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में जनसांख्यिकी अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर चिंता जाहिर की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि डेमोग्राफी डिसऑर्डर का नतीजा परमाणु बम से कम गंभीर नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि डेमोग्राफी डिसलोकेशन कुछ क्षेत्रों को राजनीतिक किले में बदल रही है, जहां चुनाव का कोई मतलब नहीं है। Has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. और अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में पेशाब करने और उससे आटा गूंदकर रोटी बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके यहाँ खाना बनाने का काम कर रही है। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई के बर्तन में पेशाब कर रही है और इसके बाद उसने उसी से आटा गूंदकर रोटियां भी बनाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो फुटेज भी जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं जो सहायिका है यानी जो मेड है वो वहाँ किचन में मौजूद है और बताया जाता है कि ये 14 साल से इनके घर में काम कर रही थी और तभी जब ये तस्वीर सामने आई तो सभी हैरान रह गए, दंग रह गए और ऐसे में किसी पर भी भरोसा अब नहीं किया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि जो इनकी सहायिका है, घरेलू सहायिका, वो पेशाब से ही आटा गूंदकर रोटियां बनाया करती थी। यूपी की योगी सरकार ने खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून भी अब बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। सीएम योगी ने कल इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कई जूस, दाल, रोटी जैसी खान पान की चीजों में दुकानदार थूकते हुए देखे गए थे। खबर यह भी है कि अगले सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है।
और बात अब कारोबार की करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में रिलायंस जियो ने 2 नए 4G फीचर फोन लॉन्च कर दिए हैं। V3 और V4 दोनों ही 4G फीचर फोन जियो भारत सीरीज के तहत लॉन्च किए गए हैं। नए मॉडल्स 1099 रुपए की कीमत पर बाजार में उतारे जाएंगे। पिछले साल जियो भारत V2 मॉडल को लॉन्च किया गया था, जिसने भारतीय फीचर फोन मार्केट में हलचल मचा दी थी। कंपनी के मुताबिक लाखों 2G उपभोक्ता जियो भारत फीचर फोन के माध्यम से 4G में शिफ्ट हो चुके हैं। जियो भारत V3 और V4 जल्द ही सभी मोबाइल स्टोर्स के साथ साथ जियो मार्ट और Amazon पर भी उपलब्ध होंगे। ये फोन फीचर से भरे हुए हैं। इन पर आप जियो टीवी देख सकते हैं, जिसमें आप 400 और अब बात खेल की करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच का आज से होना था, लेकिन बेंगलुरु में बारिश की वजह से पहले दिन का खेल नहीं हो सका है। पहले दिन सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से और आखिरकार अंपायर्स ने दिन के खेल को रद्द करने का फैसला लिया। बता दें कि बारिश की वजह से अब तक टॉस भी नहीं कराया जा सका है। और अब बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स की। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी ने कई हिट फिल्में दी हैं। अभिनेत्री ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ की थी। बता दें कि हिंदी सिनेमा के इस मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था। हेमा का असली नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने नाम से चक्रवर्ती सरनेम हटा लिया, लेकिन उनकी इस सफलता का सफर आसान नहीं रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।